अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक अहम बीमारी के मतलब जो जानवरों की जानलेवा बीमारी है, नहायत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जिसे ब्लैक वाटर डिजीज़ कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इसे चौड़े मार बीमारी कहते हैं। तो मैं इसके मतलब सबसे पहले आपको तमाम हक़ाइक़ रखने से पहले मैं आपसे ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो जिस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको ये अवेयरनेस दी है, आप इसको मुकम्मल देखें और इसके देखने के बाद आप यकीनी तौर पे कहेंगे कि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी। इस वीडियो को देखने से आपको न सिर्फ बीमारी के मतलब तमाम हक़ाइक़ को समझने में मदद मिलेगी, इसके बाद न सिर्फ आप इसका बेहतरीन इलाज कर सकेंगे बल्कि इसको कंट्रोल करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। तो आइए हम इससे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने इस बीमारी के मतलब बात क्या करनी है। सबसे पहले हमने बात ये करनी है कि इसकी तशख़ीस जल्दी क्यों ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे कि इस फार्मर का जब उसे मालूम हो जाता है कि ये चौड़े मार बीमारी उसके जानवर में आ चुकी है तो उसके बाद उसका डिसीजन क्या होना चाहिए और उसको कितना जल्दी फ़ैसला करना चाहिए। फिर हम इसके बात करेंगे कि अमली तौर पर उस ज़मींदार को क्या करना चाहिए ताकि बाकायदा इलाज शुरू करने से पहले जानवर को कुछ रिलीफ दे सके और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे कि जरासीम के क्या खसूसियात हैं कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और इसको हमेशा के लिए इरेडिकेट क्यों नहीं किया जा सकता। और इसके बाद हमने बात करनी है कि ये जरासीम जो है जानवर को किस तरह मुतासर करता है और ऐसी क्या वजह है कि जानवर को हमने फौरी तौर पर रिलीफ देने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर हमने इसकी कुछ पोस्टमार्टम लीजन है जिसको जानवर जब मरता है तो उसके बाद जो तब्दीलियाँ आती हैं जो ज़हरन जरासीम की वजह से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके बाद मैं आपके सामने ये रखूँगा कि हमारा फार्मर कहाँ पर गलतियाँ करता है जिसकी वजह से उसके इलाके में ये बीमारी या वबा जो है वो फैलती रहती है। हर साल वहाँ पर उस इलाके में नुकसान होते रहती हैं और ऐसी क्या इक़दाम किए जा सकते हैं ताकि इस बीमारी को कंट्रोल करने में अपना वो भरपूर किरदार। डॉक्टर मुख्तार अहमद, आप आउटलाइन में देख चुके हैं कि मैं किस किस्म की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप इस जो बीमारी है चौड़े मार बीमारी या जिसे ब्लैक वाटर भी कहते हैं, आप इसकी डिटेल और इसकी वजाहत जब देखेंगे तो इसको न सिर्फ आप बेहतरीन तरीके से इसका इलाज कर सकेंगे बल्कि मैं आपको यहाँ तक भी कहूँगा कि आप इसका बेहतरीन तरीके से कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक भी करें, आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और आप अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा जो बेहतरीन कंटेंट है जो आने वाली वीडियो में आपके सामने आ रहा है वो भी आप ज़रूर देख सकें। तो आइए हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं इस बीमारी के मुतल्लिक मुख्तलिफ हक़ाइक़, मुख्तलिफ फैक्ट्स जिसकी बुनियाद पर आप इस बीमारी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जहाँ हम ये कहते हैं कि इस बीमारी की तशख़ीस ज़रूरी है, वहीं पे हम ये भी कहते हैं कि इसको फ़ौरी तौर पे करना चाहिए। इस बीमारी की तशख़ीस फ़ौरी तौर पे क्यों ज़रूरी है, कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप इन हक़ाइक़ को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस बीमारी की तशख़ीस जल्दी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब बीमारी की कोर्स की बात करें तो कोर्स है वो जैसे इलामात ज़ाहिर होती हैं उसके अगले 12 से 48 घंटों के अंदर ये जानवर को अला करके रख सकती है। अगर आप उसको मुनासिब और फौरी तौर पे उसका कोई इलाज नहीं करते तो जानवर जो है इससे मर जाता है। फिर अगली बात हम जब करते हैं तो इसका जो बुखार है वो 104 से 106 तक हो जाता है। फिर जो तीसरी जो सबसे अहम बात है, जानवर के जिस हिस्से को ये मुतासर करती है, जिस पट्टे को मुतासर करती है वहाँ पे शदीद किस्म की ये जलन पैदा करती है और शदीद किस्म की सोजिश जो सूजन होती है वो इतनी उस पट्टे को इतनी बुरी तरह मुतासर करती है कि जानवर नकारा हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इसकी बीमारी की फ़ौरी तौर पे तशख़ीस करें और फ़ौरी तौर पे अगला स्टेप लें। तो तशख़ीस के लिए जो चंद पॉइंट हैं वो यही आपने सामने रखनी है। इसका बुखार हो गया, इसका जो लंगड़ापन है या जहाँ पे सूजन है, अगर वहाँ पे अगर हाथ से अगर दबाते हैं तो आपको ऐसे महसूस होगा जिस तरह शापर में कोई हवा भरी हो और चिर की आवाज़ें आएंगी। तो अगर ये आवाज़ें आपने महसूस की हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर यकीन कर लेना चाहिए कि आपका जानवर जो है वो ब्लैक वाटर या ब्लैक लेग से मुतासर हो चुका है। अब हम बात करेंगे डिसीजन की। तो डिसीजन में जो फ़ैसला आपने करना है इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो अहम ये है कि आपने फ़ौरी तौर पे डिसीजन करना है और दूसरी बात अहम ये है कि आपने सही डिसीजन करना है, दुरुस्त अंदाज में फ़ैसला करना है। तो फ़ौरी डिसीजन की शायद आपको समझ आ गई होगी कि जिस तरह मैंने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं कि किस तरह ये बीमारी मुख्तसर वक्त में जानवर को हलाक करके रख सकती है। और ये परिंदा भी आप देख रहे हैं कि ये भी इस इंतज़ार में कि अगर आप थोड़ी सी गफलत करें और फ़ैसला थोड़ा देर करें या गलत फ़ैसला करें तो इस जानवर को अपनी खुराक का हिस्सा बना सके।
तो दुरुस्त अंदाज में फ़ैसले की बात जब हम करते हैं तो मैंने यहाँ पे इस बात का मकसद ये है कि आप ऐसा ना करें कि कोई देसी अद्वियात या कोई ऐसी किस्म की दवाइयों में लग जाएं कि ऐसे कोई इलाज करने से आप शायद समझते होंगे कि ये बीमारी या जानवर जो है ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। जब इस बीमारी के खिलाफ मौसर किस्म की दवाइयाँ अद्वियात मौजूद हैं तो आप फौरी तौर पे करें ये कि आप उन्हें वेटरनरी डॉक्टर को कॉल करवाएं और इसका बाकायदा तौर पे बेहतरीन तरीके से इलाज करवाएं, वरना चांसेस ये होंगे कि आपका जानवर आपके हाथ से चला जाएगा और ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों बातें ज़रूरी हैं कि आपको फौरी तौर पे फ़ैसला करना है और दूसरा ये कि आपने सही अंदाज में दुरुस्त फ़ैसला करना है। तो आगे हम देखते हैं कि आप हम बात करते हैं इंटरवेंशन की, कि डॉक्टर के आने से पहले या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि फौरी इलाज से पहले आप जानवर को किस किस्म का रिलीफ पहुँचा सकते हैं और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं मुख्तसरन आपको सादा अल्फाज में ये बात यहाँ पे ये समझाऊंगा। आप आगे जाके जब देखेंगे कि किस तरह ये जरासीम जो है जानवर को मुतासर करता है तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको फौरी तौर पर जानवर को रिलीफ देने की ज़रूरत पड़ती है। वजह यह है कि इसमें बुखार जो है आप पहले देख चुके हैं 104 106 तक चला जाता है और उसके अलावा इसकी जो सूजन होती है वो इतनी दर्दनाक और शदीद किस्म की होती है तो उससे भी जानवर को रिलीफ देना लाजमी हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इसके लिए मुनासिब और बेहतरीन इलाज की तरफ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इंतहाई ख़तरनाक किस्म के एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, ये आम बीमारी से हट के बात मैं कर रहा हूँ। आम बीमारियों में शायद कुछ टाइम मिल जाता है, वहाँ पे अगर थोड़ा आप देर भी कर देते हैं तो वो बीमारी जो है जानवर का इतना उसको नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर इस बीमारी में आप गफलत करेंगे, उसमें देर करेंगे और उसको मुनासिब रिलीफ टाइम पे नहीं देंगे, मुनासिब इलाज नहीं करवाएंगे तो उसमें आपके जो जानवर के बचने के चांसेस हैं उतने कम होते जाएंगे और आखिर पे होना यही है कि आपका जानवर जो है वो नहीं बच सकेगा और वो हलाक हो जाएगा। तो इसलिए फौरी तौर पे आप जो रिलीफ दे सकते हैं उसमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बात तो ये है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जहाँ पे सूजन है वहाँ पे अगर आप हाथ लगाते हैं और नीचे आपको महसूस होता है कि जिस तरह चिर चिर की आवाज़ें आती हैं या उसमें हवा की मौजूदगी का इज़हार होता है तो वहाँ पे आप हल्का सा चीरा दे दें। चीरा देते हुए आप ज़रा ख्याल करें कि आप इतना ज़ख्म भी ना कर दें कि खुदा न खासा आपकी वहीं कोई रग या कोई पट्टा वगैरह काट दें। तो एहतियात कीजिएगा, उसमें आप चीरा देने से उस जानवर को फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाना है। चीरे देने से होता ये है कि जरासीम थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है या आगे नुकसान करना बंद कर देता है। दूसरी बात यह कि अगर आप चीरा भी नहीं दे सकते तो अगर आपके पास पेंसिलिन पड़ी है तो पेंसिलिन का इंजेक्शन बनाएं और उसको इस जहाँ पे सूजन है इसके चारों तरफ एक गोल दायरे की शक्ल में थोड़ी थोड़ी जगह पे 1-1 ml या 2-2 ml आप इंजेक्शन लगाते जाएं। ये बेहतरीन रिलीफ साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास बुखार के कोई अद्वियात हैं वो आप दे सकते हैं। आप जानवर को सायादार और मुनासिब जगह पे लेके जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे इक़दाम हैं जिससे जानवर को फौरी तौर पे कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा और इतनी देर में आपका जो वेटरनरी डॉक्टर है वो पहुंच जाएगा और इसका बेहतरीन तरीके से बाकायदा इलाज शुरू कर देगा और इससे आपके जानवर के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जरासीम के मतलब बात करना क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि जब तक आप इस जरासीम के मतलब जान नहीं पाएंगे तब तक आप उस अपने एनिमल का जो बीमार हैं उनका बेहतरीन तरीके से इलाज नहीं कर सकते। और दूसरी बात अहम ये है कि जब तक आपको ये जरासीम के मतलब पता नहीं चलता ये कितना जुल्म करता है जानवर तक, तब तक आपको एहसास नहीं होना कि आपने कितनी जल्दी इलाज शुरू करवाना है और कैसे करवाना है। तीसरी बात जो अहम है वो आप जब तक आप इस जरासीम के मतलब इसके हक़ाइक़ नहीं जानते तब तक आप अपने इलाके से इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते और ये हमेशा आपके इलाके में शिद्दत के साथ वबा आती रहेगी और आपके जानवर हमेशा इसी तरह मुतासर होते रहेंगे और मरते रहेंगे और आप अपना कीमती जानवरों से हाथ धोते रहेंगे। तो इसीलिए आइए हम देखते हैं कि ये जरासीम किस किस्म का है। मैं तो इस जरासीम को ये कहता हूँ कि जरासीम जो है बड़ा ढीठ किस्म का है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये जरासीम जो है कि इस पे जो जितने भी जरासीम कुछ अद्वियात हैं वो काम नहीं करते। कुछ एक हैं जो इस पे काम करते हैं, जिस तरह फार्मेलिन 3% है, अगर उसका स्प्रे किया जाए तो वो भी 10 मिनट के अंदर इसको जरासीम को उस जगह से ख़त्म कर सकती है। वरना ये ज़मीन, इसको हम कहते हैं साइल बर्न बैक्टीरिया है, ज़मीन के अंदर रहने वाला जरासीम है और ये ख़त्म नहीं होता। इसके पे जितनी भी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर जो है 120 सेंटीग्रेड तक भी अगर चला जाए तो तब भी ये 10 मिनट तक वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है।
आप अंदाज़ा करें जब पानी खोलता है तो 100 सेंटीग्रेड तक होता है, उससे भी ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो ये ज़िंदा रहता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इंतहाई ख़तरनाक है और इंतहाई ढीठ किस्म का ये बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंट है। तो इसलिए ये ज़मीन में हमेशा रहता है, कई सालों तक ज़िंदा रह सकता है। तो इसको अब आगे होता क्या है कि जब कोई भी जानवर मरता है तो उससे जो हम जैसे उस बॉडी को कहीं पे फेंक दें तो उस ज़मीन में ये जरासीम चला जाता है और इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं डॉर्मेंट फॉर्म में। तो वो ये स्पोर फार्म में वहाँ पे कई सालों तक रहता है। वहाँ पे जैसे जानवर दोबारा चराई पे जाते हैं उसके ज़रिए उनके अंदर पहुँच जाता है, और जैसे इसके मुनासिब टाइम आता है, मुनासिब वक्त आता है, मुनासिब मौसम आता है, तो तब जाके ये जरासीम जो है जानवर को मुतासर करना शुरू कर देता है और एक ख़ास किस्म की हालत डेवलप होती है उसमें ये जाके मुतासर करता है जानवर को। तो आगे मैंने बताना यह था कि इस जरासीम के जो सबसे जो ख़तरनाक काम ये है कि इसकी सिर्फ ये इन्फेक्शन नहीं करता। मैं जब भी बात करता हूँ हम बीमारियों को देखते हैं उसके हिसाब से कि उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कैसा है। इसकी इतनी ख़तरनाक इसकी जहर होती है, इतनी ख़तरनाक इसकी गैस होती है कि वहाँ पे जो जानवर के जिसके पट्टे होते हैं तो उसको इतनी बुरी तरह मुतासर करता है। जिस तरह आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि जैसे कोई गोश्त को किसी जगह पे पकाया जा रहा हो, तो ये ऐसे ही गोश्त को पका के रख देता है। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो जानवर कितनी दर्द में होगा, कितनी वो तकलीफ़ में होगा और कितनी बुखार से वो गुजरा, कितनी तकलीफ़ से गुजरा होगा। तो इसलिए इसको ऐसे जानवर को, ऐसी बीमारी वाले जानवर को फौरी रिलीफ की ज़रूरत होती है। दूसरी फिर हमने इसके आप देख सकते हैं कि जब आप इसके जो चीरा देंगे, जब आप जानवर अल्लाह न करे एक्सपायर होता है, पहली तो मैं बात यहाँ पे करूँगा कि जानवर का पोस्टमार्टम कभी भी ना करें। मैंने गलती से 2018 में हमारा एक दफ़ा जो आउटब्रेक हुई थी, ये तस्वीरें भी उसी की शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैंने आउटब्रेक किया, फिर डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट जाती है तो रिपोर्ट जैसी मेरे डीजी साहब हैं डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, तो उनकी फ़ौरन कॉल आ जाती है मुझे। वो कहते हैं बेटे आपने ये क्या किया। ऐसे बीमारी वाले जो जानवर होते हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। वजह यह है कि जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि जैसे ही आप पोस्टमार्टम करेंगे या चीज़ें करेंगे तो ये जरासीम जो है वहाँ से निकल के ज़मीन पे आ जाएगा और फिर ज़मीन पे हमेशा ये वहाँ पे स्पोर फार्म में ये कई सालों तक रह सकता है और उससे फिर अगले कई जानवरों को मुतासर कर सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है, आगे मैं चल के इसके मुतल्लिक़ तफसीलन बताऊँगा कि ऐसे जानवर के साथ क्या करना चाहिए। जी, हम बात करेंगे कि किस किस्म के जानवर मुतासर हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे माज़रत करूँगा कि बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप बीमारी के मुतालिक हक़ाइक़ नहीं जानते तब तक आप अपने इलाके से, अपने फार्म से इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते या कम अज़ कम इसका कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आइए हम पहले देखते हैं कि जानवर किस किस्म के मुतासर हो सकते हैं। सबसे पहले जो बुनियादी तौर पर जानवर मुतासर होते हैं वो कैटल और शीप हैं। इसके अलावा जो दीगर जानवर हैं जिसमें भैंस वगैरह भी आ जाती हैं और दूसरे जानवर आ जाते हैं वो मुतासर होते हैं। शीप में ख़ास तौर पे उस वक्त जिस तरह बारिशों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है या मौसम ख़ज़ां है, तो उस सूरत में भी ये बीमारी फैलती है। एक और अहम बात यह है कि जब जो जानवर हैं अगर इनको ट्रांसपोर्टेशन पे लिया जाए और इंतहाई जिसको कहते हैं थका देने वाला अगर सफ़र करें तो तब भी चांसेस होते हैं कि इनके पट्टों में ये इन्फेक्शन फैल सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो चांसेस होते हैं उसके अंदर जानवर के अंदर रहता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये फैलता तभी, ये बीमारी तभी करता है जब वहाँ पे उस पट्टे में जो ऑक्सीजन का मसला बनता है। जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होना, जब ऑक्सीजन वहाँ पे किसी पट्टे में कम होनी है तो वहाँ पे इसने इन्फेक्शन फैला देनी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बिल्कुल कोई इन्फेक्शन फैला नहीं सकता। तो जब भी हम इसके इलाज की जब हम बात कर रहे थे तब भी हमने ये बताया था कि इन्फेक्शन आपके पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे चीरा दे दें या वहाँ पे सुई चुभा दें। उसकी वजह भी ये थी कि उस सुई चुभाने से या इंजेक्शन लगाने से जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उससे ये बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमने बात ये करनी थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जब रेसेस होती हैं तो तब भी जाके उन जानवरों में जो रेस वाले जानवर हैं तब भी उनमें भी ये बीमारी काज कर सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये उन इलाकों में ख़ास तौर पे ज़्यादा बीमारी फैलाता है जहाँ पे बारिश से पानी आते हैं। जो इलाके पहाड़ों के साथ नज़दीक होते हैं, बारिशों में वहाँ पे पानी आता है तो पहाड़ से ये जरासीम नीचे की तरफ जब आते हैं तो जानवरों के अंदर जाते हैं और उसके बाद बीमारी फैलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जब बच्चा जानवर देते हैं तब भी ये चांसेस होते हैं कि उस पेट के अंदर भी इन्फेक्शन फैल सकती है, या ऐसा ज़ख़म जहाँ पे जो बंद ज़ख़म हो और उसके अंदर ऑक्सीजन हवा जाने का सवाल ही पैदा ना हो तो उसके अंदर 100% चांसेस हैं कि उसके अंदर ये जरासीम फैलेगा, बीमारी पैदा कर देगा, चाहे वो मौसम कोई भी हो।
तो आपने इन चीज़ों को देखना है। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल जहाँ पे सूजन हो और उसको अगर आप दबाते हैं तो हल्की सी उसमें चिड़चिड़ की आवाज़ आती है, हवा की मौजूदगी का इजहार होता है, तो तब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो बीमारी ब्लैक वाटर है। हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, इलाज मालजे की। तो इलाज मालजा हमेशा ये होता है कि आप बीमारी देखते हैं, उसकी शिद्दत को देखते हैं, जानवर की कंडीशन को देखते हैं, और जो जिस किस्म का जरासीम है उसको देखते हैं, उसके मुताबिक आप फैसला करते हैं। तो जिस तरह ये ब्लैक वाटर है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो बेहतरीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकती है, इसका जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है, तो उसके ख़िलाफ़ पेंसिलिन हमेशा मुअस्सर साबित होती है। तो आपने करना ये है कि आप पेंसिलिन को हाई डोजेज में लगाएंगे, आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे। जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत बड़ी जो सिरिंज उठा के खड़े हैं, ये साहब शायद इसलिए खड़े हैं कि इसका इलाज करने जा रहे हों। तो मकसद ये है कि आपने हाई डोज में आपने एग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है। मैं ख़ास तौर में पॉइंट जहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेंसिलिन के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इसको टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर के लिए कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह लाक्सिन इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा डिक्लोस्टार वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी जिस तरह उसकी सूजन है तो उसको कम करने के लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलोन एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुनियादी इसकी जो इसका इलाज है, ये वो बुनियादी चीज़ें अगर इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो, और अगर जितना जल्दी आप इसको मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होना है। इसके इलाज में आपने पहली बात जो ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है, आपने फौरी तौर पे इलाज करना है। दूसरी बात आपने ये रखनी है कि इसके जो डोज़ है उसका आपने ख्याल करना है। तीसरी अहम बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने जब मेडिसिन को रिपीट करना है, ख़ास तौर पे पेंसिलिन को, अगर आप उसको जिस तरह आम हालात में होता ये है कि आप एक दिन इंजेक्शन लगाते हैं और दूसरा इंजेक्शन दूसरे दिन लगाएंगे, तो इसमें आपने थोड़ा सा काम ये करना है कि पहले वाले दिन आपने उसको 5-6 घंटों के बाद, कम से कम 8 घंटों के बाद लाजमी इसको रिपीट करें। इसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं, खुदा न खास्ता के केस की में कम्प्लिकेशन आ जाती हैं, उसकी टांग ज़्यादा मुतासर हो जाती है, तो ज़रूरी बात है वहाँ पे जो डॉक्टर साहबान हैं उसको कोई इंसिजन देंगे, उसके चीरा लगाएंगे, या उसको कह सकते हैं सर्जिकल उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो उसका फिर अपने तौर पे उन्होंने इलाज करना है, उसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे भी किए जा सकते हैं। और बेहतर है कि जब तक ये इसकी जो बीमारी रहती है, ये जरासीम है, तो आपने इसका जब ज़ख्म करना है दोबारा ज़ख्म को बंद नहीं करना, कि ऐसा ना हो कि दोबारा ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाए। दूसरी बात आपने यहाँ पे ये ख्याल रखनी है कि बाज़ औक़ात कम्प्लिकेशन भी आ जाती हैं। मैंने ख़ुद ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे उसमें कैल्शियम का भी कमी आ जाती है, जो उसकी आँखें हैं वो उतनी शायद मेडिसिन के इस्तेमाल थे या उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी उसकी रंगत तब्दील हो जाती है, नीली जो ग्रीनिश टाइप की बन जाती हैं। तो उस सूरत में आपने टॉक्सिसिटी को ज़हन में रखते हुए, कि इसके एंडोटॉक्सिन बड़ी ख़तरनाक होते हैं, उसको भी ज़हन में रखते हुए आप मुख्तलिफ जिस तरह मेटाबोलाइज्ड ड्रिप है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस में क्योंकि जानवर को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, 104-106 तक बुखार रहता है, तो जानवर जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, उसमें आप ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, और हमेशा जो मैं बात करता हूँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये जानवर को देख के और उसकी कंडीशन और उसके स्टेटस को देखते हुए, ये लाजमी नहीं कि हर गेज़ यही सारी चीज़ें चले, इसमें कमी बेशी की जा सकती है। और अगर आप कोई वेटरनरी डॉक्टर है जो एक्सपर्ट है, तो वो बेहतर तौर पे फैसला कर सकते हैं, और इस तरह आपके जानवर के जो बचने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ इसके ख़ात्मे की, जिनकी बीमारी को मुतासिर इलाके से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। आपने जो पिछले फैक्ट्स देखे हैं, अगर वो आप उसको ज़हन में रखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि खुदा न खास्ता आपका जानवर अगर एक्सपायर होता है तो कभी भी इसको ऐसे जंगल में या किसी ऐसी जगह पे बाहर ना फेंकें जहाँ पे जंगली जानवर जिस तरह कुत्ते बिल्ले वो आके खाएं। और वो उससे होना क्या है कि वो जो इसके चिथड़े, इसके लाशें जो हैं वो पूरे इलाके में बिखेर देंगे। उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया है, जो जब उसको थोड़ी सी हवा लगती है, ये स्पोर फॉर्म में आ जाता है और ये ज़मीन में फिर कई सालों तक ज़िंदा रह सकता है।
तो जब इस इलाके में आपके दोबारा कोई जानवर आएंगे तो वो जो स्पोर होगा, जो इस बैक्टीरिया की जो एक इनएक्टिव फॉर्म है, उन जानवरों के अंदर चले जाएगी और फिर आने वाले साल में या आने वाले किसी मुनासिब टाइम पे या ऐसे हालात बनेंगे जब जानवर कि जो पट्ठों में ऑक्सीजन की कमी का मसला बनेगा, तो उस सूरत में ये ज़रूर बीमारी पैदा करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब इस किस्म का जानवर हलाक होता है या ऐसा कोई जानवर जो बीमार होता है, तो उसके जो जितनी भी चीज़ें हैं तो उसको आप हमेशा ये करें कि उसको किसी गड्ढे में दबा दें और दबाने के बाद उसके ऊपर कुछ चूना वगैरह डाल दें, और जहाँ पे बीमार जानवर बैठा रहा है, जहाँ पे उसका ज़ख़म साफ़ करते रहें, वो ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़मीन पे मौजूद होगा। तो वहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो 3% जो फार्मालिन है उसका स्प्रे कर देंगे, तो उससे ये बीमारी कंट्रोल करने में आप अपना बेहतरीन रोल अदा करेंगे। और इससे न सिर्फ आपका अपना घर महफूज रहेगा, आपके अपने फार्म के जानवर महफूज रहेंगे, बल्कि होना ये है कि आपके इलाका भी इस बीमारी की शिद्दत से उसमें ज़रूर कमी आएगी, और आने वाले सालों में हो सकता है कि आपका इलाका इस बीमारी से हमेशा के लिए महफूज रह सके। तो ये चीज़ें आपने बुनियादी तौर पे कर देनी है। इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके रिज़ल्ट आपको किस किस्म के मिलते हैं। चौड़े मार बीमारी के जो रोकथाम है, जिसे कंट्रोल भी कह सकते हैं या उसकी प्रिवेंशन भी कह सकते हैं, आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बुनियादी तौर पे दो ही बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपने जैसे कोई जानवर अल्लाह माफ़ करे वो एक्सपायर होता है, वो मैंने तरीका बता दिया है, आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। आप कोशिश करेंगे वहाँ से इन्फेक्शन ना फैले। जो बीमार जानवर हैं उसको भी आपने ऐसे कंट्रोल रखना है ताकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होना है। सेकंड जो सबसे जो टॉप पे बात आ जाती है वो वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन के लिए मैं पहले भी बात करता रहता हूँ कि हमारे जो फार्मर हैं वो सिर्फ एक नाम के लिहाज से तो ये वाकिफ़ हैं कि हिफाज़ती टीके लगाने होते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि उनको ये नहीं पता होता कि किस बीमारी के कब इंजेक्शन लगने हैं और उनका असर कब तक रहना है। इवन उनको तो ये भी मालूम नहीं होता कि अगर कोई उनके जानवरों को जाके चिचड़ी वाला टीका आइवरमेक्टिन ही लगा आता है तो वो भी उसको भी वो समझते हैं कि उनके जानवरों को हिफाज़ती टीके लग गए हैं। क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह मैं फार्मर के साथ अटैच रहा हूँ। मैं उनके फार्मर डे के मौके पे वैसे फील्ड में मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। मुझे पता है कि जो एक्चुअल सूरत हाल हमारे फार्मर की कैसी है। वो बिल्कुल इसमें दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन उनकी दिलचस्पी के बगैर ये काम होना भी मुमकिन नहीं। ये आखिर यही कुछ वजूहत हैं कि हम इस लेवल पे होते हैं कि हमारी जो इन्फेक्शन जो रेट हैं वो इस हद तक कंट्रोल नहीं हो सकते जितने हमें करने चाहिए। अब बात कहाँ पे आ जाती है? बात यहाँ पे आ जाती है कि जिस तरह मैं आप कह सकते हैं कि ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। जब तक हमारा फार्मर अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा तो तब तक ताली तो बजने वाली नहीं है। तो उनको आगे हाथ बढ़ाना होगा, हमें फार्मर को आगे आना होगा, उसको समझना होगा कि वैक्सीन होती क्या है। क्योंकि होता ये है कि जब हमारे कोई टीम जाती है तो जिनका जो उनके साथ जो ऑपरेशन होता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना स्टैंडर्ड टाइप का होता है। बाकी इनको वैक्सीन के मामले में भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अक्सर औकात इनको अगर कोई आइवरमेक्टिन जो चिचड़ी वाला टीका है वो भी लगा देते तो ये इसको समझते हैं कि हिफाज़ती टीके लगें। अगर ये वैक्सीन करवा भी लेते हैं तो ये कभी भी वैक्सीन प्रोग्राम को समझते भी नहीं हैं और ना ही उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका अपना फार्म है या आप अपने जानवरों के साथ मुखलिस हैं और आप चाहते हैं कि आपके अपने इलाके से, आप अपने फार्म से इस बीमारी की रोकथाम हो सके, इसका कंट्रोल हो सके, तो इसको आपने प्रोग्राम को फॉलो करना होगा। मैं इस टाइम जो बात कर रहा हूँ, मैं VRI की जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है ऑयल बेस्ड चौड़े मार बीमारी के लिए, उसका जो शेड्यूल जो प्रोग्राम है, जो तरीक़ेकार है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी मज़ीद रहनुमाई के लिए आप अपने मुतल्लिका वेटरनरी ऑफिसर से भी रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सकेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो प्रेग्नेंट एनिमल को एक वैक्सीन बच्चा देने से पहले 6 हफ्ते पहले, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं 1.5 माह पहले उसको एक डोज लगा देनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि माँ के पेट में ही बच्चे को जो है उसको इसकी कुव्वत मुदाफ़त मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो जैसे ही वो दूध पिएगा, माँ का जो पहला दूध होता है जिसको हम बोली कहते हैं, कलस्ट्रम कहते हैं, वो उसके ज़रिए भी वो उसके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त जो एंटीबॉडी कहते हैं वो मुंतकिल हो जाएंगी।
लेकिन बदकिस्मती जो यहाँ पे ये है कि वो जो बोली के ज़रिए उसको माँ की तरफ से जो तोहफ़ा मिलना होता है वो हम अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की दावत में उड़ा देते हैं। वो बोली जो है वो एक डिश के तौर पे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि उस बच्चे को दूध पिलाया जाए। वो खैर, इसके बाद अगर वो ऐसे बच्चे जब वो बड़े होते हैं तो इनको 8 हफ्तों के बाद इसको प्राइमरी डोज की ज़रूरत होती है। प्राइमरी डोज़ की मैं जब बात करता हूँ तो प्राइमरी वैक्सीन जो है उसमें 2 टीके लगने हैं। एक जब पहला लगाएंगे 8 हफ्तों की उम्र में, उसके बाद दूसरा जो टीका 4 हफ्तों के वक्फे के बाद दोबारा लगाएंगे, तो ये प्राइमरी जो वैक्सीन मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद बात आ जाती है बूस्टर डोज़ की। बूस्टर डोज़ साल में एक दफ़ा लगती है। वो जब इसका बीमारी का मौसम है या सीज़न है उससे पहले आप लगा सकते हैं, या अपने अपने वेटरनरी अस्पताल के से राब्ते में रह के जो प्रोग्राम होगा उसके ज़रिए आप अपने। आखिर पे मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े सब्र और तहम्मुल से ये सारी बातें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बीमारी को जहाँ पे आप बेहतर इलाज कर सकेंगे, वहीं पे इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो कंट्रोल के इक़दामात करने, हिफाजती इक़दामात करने, वो भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह कोई इसमें शक नहीं कि हम इसको बीमारी को अपने इलाके से, अपने फार्म से, अपने मुल्क से इसको कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे, और इससे हम सबका भला और फ़ायदा होना है। तो सब लोगों का शुक्रिया। आखिर पे मैं आपके सामने जिस तरह आ रहा है कि आप इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारा और आपका तल्लक जो है ये जुड़ा रहे और हम एक दूसरे के साथ इस तरह बातें शेयर करते रहेंगे। मैं नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।